मिट्टी के घर पे बेंच के ऊपर पिता चंदन जो बाजार गए हुए थे, उनकी विवाह योग्य बेटी अनामिका वहाँ बैठकर इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी माँ सावित्री वहाँ आकर कहती है, बेटा अनामिका, अंदर चलो। तुम जो पैसे ले आई हो उससे तुम्हारे पिताजी कुछ लाने वाले हैं। मैं अभी अंदर नहीं जाऊंगी, पिताजी बाजार से आएंगे तभी मैं अंदर जाऊंगी। आप जाके कुछ खाने के लिए बनाइए। इस तरह कहने पे सावित्री बिना कुछ कहे वहाँ से अंदर चली जाती है। अनामिका सड़क किनारे खड़ी होकर राह देख रही थी। उसके पिताजी एक थैला लेकर घर लौट आते हैं। जल्दी से अनामिका उस थैले को खोलकर देखने लगती है। उस थैले के अंदर से वो एक कंबल बाहर निकालती है। उस कंबल को देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। अनामिका, जो तुमने पैसे बचाए थे, दुकानदार ने कहा उससे ये कंबल ही आएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा, इसीलिए मैं यही लेके आया। अच्छी बात है ना पिताजी, इसे अच्छे से रख दीजिए। जब मैं कल ससुराल जाऊंगी तो मैं ये कंबल ले जाऊंगी। ये बात सुनकर चंदन बहुत खुश हो जाते हैं। मेरी बेटी अब तो शादी के लायक हो गई है, उसके लिए वर ढूंढना होगा। इस तरह से कहने पर अनामिका शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। सर्दियों का मौसम था। अंधेरा होने के साथ साथ वो अपने घर के बाहर अंगीठी जलाने की पूरा बंदोबस्त करते हैं। उसकी सहेलियां कावेरी और विमला वहाँ बैठकर हंसी मजाक कर रही होती है। ठीक उसी वक्त विमला की माँ सुगना वहाँ पर आ जाती है। अनामिका, मेरी माँ आई है, मैं अब जा रही हूँ। तुम और कावेरी बात करो, ठीक है? तुम रुको ना, हम तीनों मिलके गपशप मारेंगे। अगर तुम चाहो तो मेरे पिताजी लौटने के बाद वो छोड़ देंगे। नहीं रे, चाहे तुम कुछ भी कह लो, माँ नहीं सुनने वाली, मुझे शांति से नहीं बैठने देगी। तुम दोनों गप मारो, मैं माँ के साथ चलती हूँ। इस तरह कहकर विमला अपनी माँ के साथ उठकर वहाँ से चली जाती है। फिर अनामिका और कावेरी गप्पे मारने लगती है। तभी चंदन अपने मजदूरी का काम खत्म करके और सावित्री ठंड से कांपते हुए सर पे टोकरी लेके घर लौट आती है। सावित्री के सर के टोकरी में एक पुराना सा कंबल था। सावित्री, ठंड से ऐसे कांप रही हो, उस कंबल को तुम क्यों नहीं ओढ़ लेती हो? जब बहुत ठंड पड़ेगी तब इसे ओढ़ूंगी। सावित्री, तुम घर जाओ, मैं जंगल होकर आता हूँ। इतना अंधेरा हो चुका है, अभी जंगल क्यों जाना? तुम देख रही हो ना, बाहर कितनी ज्यादा ठंड है, और ठंड बढ़ेगी तो आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी तो होनी चाहिए। ठीक है, मैं मानती हूँ कि और ज्यादा ठंड बढ़ेगी, पर अभी अंधेरा हो गया है। इस अंधेरे में आपको लकड़ियाँ कहाँ मिलेगी? अरे वो सब मैं संभाल लूंगा सावित्री, तुम अभी घर जाओ, वहाँ बेटी अनामिका अकेली है। मैं घर चली जाऊंगी, ये तो जान पहचान रास्ता है, मैं रोज जाती हूँ। पर आप जंगल जा रहे हैं, सावधानी से जाइएगा। इस जंगल के रास्ते में बड़े जंगली जानवर घूमते रहते हैं। तुम मुझे 30 सालों से देख रही हो, मैं घूमता रहता हूँ। ये बेजुबान जानवर मेरा क्या कर लेंगे, तुम ही बताओ। इस तरह कहने पे सावित्री गुस्से से चंदन को देखती है और जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के घर की तरफ चली जाती है। उधर 2 तल्ले घर में लकड़ी के चेयर में प्रसाद और पंडित जी बैठे हुए थे। शारदा तभी गर्मा गर्म चाय लेकर आती है। फिर जैसे वो आती है, प्रसाद देखकर कहते हैं, अरे शारदा, कुछ गर्मा गर्म खाने के लिए ले आओ, सिर्फ पीने के लिए नहीं, पंडित जी भी तो आए हैं। अरे प्रसाद जी, ऐसा मत कहिए, कम से कम चाय बना के लाई है, आप बड़े ही किस्मत वाले हैं। पंडित जी तो ऐसे ही कहते हैं। अच्छा, वो तो ठीक है, पर अंधेरे में यहाँ कैसे आना हुआ? वही अनामिका और रमेश की शादी के मुहूर्त के बारे में पूछा था ना, वही बताने के लिए आया था। ये कहने पे शारदा और प्रसाद बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा पंडित जी, तो वो शुभ मुहूर्त कब है? एक मुहूर्त 1 हफ्ते बाद है और दूसरा मुहूर्त 1 महीने बाद है। तो अब आप बताइए कौन से मुहूर्त में करना चाहते हैं, वो मुहूर्त हम फिक्स कर देंगे। इस बारे में हमें लड़की के घर वालों से बात करनी होगी। पहले मैंने उन्हें ही बताया, फिर यहाँ आया। वो किसी भी दिन के लिए तैयार है, बस आप बताइए आपको कौन सा दिन चाहिए। फिर देर किस बात की पंडित जी, अगले हफ्ते ही निर्धारित कीजिए, कल से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे। ठीक है जी। इस तरह कहकर पंडित जी चाय पीते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ अनामिका और कावेरी अंगीठी के पास बैठकर आग सेक रही होती है।
अनामिका, तुम्हारा रमेश क्या कह रहा है? वो और क्या कहेगा, वो बहुत खुश है। मेरी जैसी खूबसूरत लड़की से शादी हो रही है। नया नया है ना, इसीलिए कह रहा है। नहीं नहीं नहीं, उनकी बातों में सच्चाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरे अच्छे से देखभाल करेंगे, और ऐसा वो भी कहते हैं। अनामिका ऐसा कह ही रही थी, तभी रमेश उसके घर आ जाता है। दीवार के पास खड़े होकर रमेश एक फूल अनामिका के तरफ फेंकता है। अनामिका शर्मा जाती है। फूल देखकर कावेरी पलट के देखती है दीवार के पास खड़े होकर रमेश हंस रहा है। कावेरी उसे देखकर घबरा के वहाँ से भाग जाती है। फिर रमेश अनामिका के पास जाता है। अनामिका और रमेश एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम भाव से बातचीत करने लगते हैं। तब तक सावित्री घर लौट आती है। अपनी बेटी को रमेश के साथ बातचीत करते हुए देखकर, अरे बेटा, तुम कब आए? इस तरह से घर पे मत आया करो, आस पड़ोस वाले अगर देख लेंगे तो लड़ेंगे। अरे आंटी, लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं होगा। मैं अनामिका से मिलने नहीं आया हूँ, मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर अनामिका का मुंह लटक जाता है। मुझसे मिलने? कहो बेटा। आपने कहा ना कि 1 हफ्ते के अंदर शादी तय करने के लिए। क्या आपकी सारी तैयारी हो चुकी है? पिताजी ने यही जानने के लिए मुझे भेजा। हमारे औकात अनुसार हमने सारा बंदोबस्त कर रखा है, बस एक बार अच्छे से शादी हो जाए। अब आप जाओ बेटा। इस तरह वो कहती है तो रमेश को लगता है कि अब वो अनामिका से बात नहीं कर पाएगा, इसलिए वो दुखी होकर पीछे मुड़ के जाने लगता है। ये क्या बेटा, तुमने दामाद जी को आने के लिए कहा था? नहीं माँ, मैं इन्हें कैसे भुलाऊं? फोन जो हमारे पास है वो पिताजी तो अपने साथ खेत लेकर गए हैं, तो फिर मैं इन्हें कैसे भुलाऊं बताइए। इस तरह कहकर दुखी होकर अनामिका अपने कमरे में चली जाती है। 1 हफ्ता निकल जाता है। रिश्तेदार परिजनों के सामने बड़े ही धूमधाम से रमेश और अनामिका की शादी होती है। बेटी अनामिका को ससुराल भेजने के दौरान चंदन और सावित्री के आंखें भर आती है। फिर जो कुछ दे सकते थे वो देकर बेटी को विदा करते हैं। अनामिका बहुत ही समझदारी के साथ ससुराल में कदम रखती है। एक दिन अपने पति के साथ बैठकर जब वो मायके से आए सामानों को देख रही होती है तो वो देखती है एक फूलों वाला कंबल। वो देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। ये कंबल मेरे पिताजी ने मेरे जमाए हुए पैसों से खरीदा था। ऐसा क्या? फिर तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अभी तो हमारे पास है ना, जब नहीं होगा तब करेंगे। इस तरह से कहकर वो उसे एक बक्से के अंदर रख देती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। सभी लोग कुछ न कुछ काम करते हैं। देखते देखते 6 साल निकल जाते हैं। अनामिका के 2 बच्चे हरीश और भावना भी हो जाते हैं। समय के साथ साथ अब बच्चे भी बड़े हो गए। सबके साथ मिलजुल के जिंदगी खुशहाल चल रही थी। फिर सर्दियों का मौसम आता है। सभी एक जगह एक साथ बैठे थे और बच्चे कैंप फायर के सामने खेल रहे थे। बहू, बिस्तर लगा दो, हम सोएंगे। ठीक है माँ जी। अनामिका घर के अंदर जाती है और एक बड़ा सा मैट बिछा देती है। साथ ही जगह जगह से जुड़ा हुआ ब्लैंकेट देती है ओढ़ने के लिए। आइए माँ जी, बिस्तर लगा दिया है। ये सुनकर सासू माँ कहती है, चलो बच्चे, हम सब सोएंगे। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं आग के पास सोऊंगा। घर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड है, कंबल से ठंड नहीं जाती। हाँ, मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी, मैं भी यहीं सोऊंगी। उन्होंने बहुत कही पर शारदा उनकी एक ना सुनी और उन्हें लेकर घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद सभी एक एक करके सोने के लिए आते हैं। 1-2 कंबल से हो नहीं पा रहा था और ठंड बहुत ज्यादा तेज थी। एक कोने में शारदा और दूसरे कोने में अनामिका सोई हुई थी। शारदा को गुस्सा आने लगता है। अरे बहू, अगर तुम एक तरफ से खींच लोगी तो ये कंबल मैं कैसे ओढ़ूंगी? मैं भी यही पूछने वाली थी माँ जी, मैं कैसे ओढ़ूंगी? जाके मायके वाला कंबल ले आओ। इस तरह कहकर शारदा कंबल को खींचकर खुद ओढ़ लेती है। फिर देर न करते हुए अनामिका अपने पिताजी का दिया हुआ कंबल ले आती है और उस कंबल से सभी को ओढ़ देती है। रमेश के ऊपर जाके कंबल फैलने लगता है और उसका आकार बड़ा हो जाता है। देखकर अनामिका आश्चर्य हो जाती है। मतलब ये एक मायावी कंबल है। पिताजी को इस बारे में नहीं पता है। अगर पता होता कि ये एक मायावी कंबल है तो वो मुझे जरूर बताते। अनामिका खुश होकर उस मायावी कंबल से खुद को ओढ़ लेती है। चाहे कितनी भी ठंड क्यों ना हो, गर्म के एहसास के साथ चाहे कितने भी लोग क्यों ना हो, उस कंबल के अंदर जाके आराम से लेट सकते हैं। इस तरह जिसे भी बहुत ठंड लगती थी, अनामिका उसे ले आती थी और उस कंबल से उसे ढक देती थी।
इस तरह अनामिका के मायावी कंबल की वजह से ठंड से तड़पते लोगों को मदद मिलने लगी। ये थी हमारी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। इंटरव्यू में सिलेक्ट होने की खुशी में स्कूटी से घर जा रही होती है सुहासिनी। रास्ते में देखती है कि उसकी एक फ्रेंड अमृता खड़ी होकर लिफ्ट मांग रही है। स्पीड कम करते हुए वो जल्दी से जाके अमृता के पास रुकती है। अमृता सुहासिनी को देखते ही पहचान जाती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे सुहा, व्हाट अ सडन सरप्राइज। मैं बहुत खुश थी कि मुझे नौकरी मिल गई थी, मैं घर जा ही रही थी, फिर देखा तुम्हें लिफ्ट मांगते हुए, इसीलिए जल्दी से तुम्हारे पास आके मैं गाड़ी रोक दी। थैंक यू सो मच सुहासिनी, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। ऐसा क्यों? तुम तो लिफ्ट मांग रही थी ना, और जब मैं तुम्हें लिफ्ट दे रही हूँ तुम मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? मेरे साथ मेरा छोटा भाई विक्रम भी है, इसलिए। इस तरह कहने पे वो विक्रम को देखने लगती है। विक्रम उसी के पास आने लगता है। वो बहुत ही हैंडसम था, बहुत ही गुड लुकिंग था। विक्रम भी सुहासिनी को देखता है और फिर मन ही मन सोचने लगता है, ये क्या, ये लड़की इतनी सुंदर, मैं तो अपनी नजरें भी नहीं फेर पा रहा हूँ इससे। इस तरह सोचते हुए वो सुहासिनी को देख रहा होता है। ये चीज अमृता गौर करती है। भैया, ये मेरी सहेली सुहासिनी, हम दोनों कॉलेज में साथ में ही थे। ये मुझे रोड पर देखी तो लिफ्ट देने के लिए रुक गई। ये सुनकर विक्रम देर न करते हुए कहता है, हेलो, दिस इज विक्रम। हाय, मेरा नाम सुहासिनी है। ऐसा कहकर वो एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। फिर एक दूसरे को देखते हुए वो शेक हैंड करते हैं। उधर दरवाजे के सामने अनामिका हाथ में एक गुलाब का फूल लेके खड़ी थी और बार बार दरवाजे के बाहर देख रही थी। बहन इंटरव्यू के लिए गई और अभी तक नहीं आई। घर आके दीदी जैसे गुड न्यूज देगी मैं उन्हें ये फूल दूंगी। कब से मैं वेट कर रही हूँ, पर उनका आने का कुछ दिख ही नहीं रहा है। इधर घर के अंदर अनामिका ऐसा सोच रही थी, तभी उधर बाहर माँ मालती कहती है, अनामिका, जो काम मैंने तुम्हें करने को दिया है वो किया या नहीं, या फिर गुलाब का फूल लेके दरवाजे के पास खड़ी हो? माँ, आपके कहे सारे काम मैंने कर दिए हैं। आप जाके बस खीर बनाइए। खुशखबरी लेकर दीदी बस देखिए आ ही रही होंगी। पहले तुम्हारी दीदी को आने दो, फिर मैं खीर वीर बनाऊंगी। ऐसा कहकर मालती अंदर चली जाती है, पर अनामिका दरवाजे के पास खड़ी होकर बस अपनी बहन सुहासिनी का इंतजार करने लगती है। उधर अमृता देखती है विक्रम और सुहासिनी हाथ में हाथ डाले हुए बस खड़े हैं। भैया, आप लोग दोनों हाथ में हाथ डाले सड़क पे खड़े हैं, अच्छा नहीं दिख रहा है। कोई आपसे शादी नहीं करने वाला है, फिर आप लोगों को अलग अलग जगह पर शादी करनी होगी। ये सुनकर हड़बड़ा के दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं। सुहासिनी शर्मा जाती है और विक्रम को देखती है। विक्रम भी हंसते हुए सुहासिनी को देखता है। ये देखकर अमृता को गुस्सा आता है। सुहा, अब तुम जा सकती हो, मैं लिफ्ट देती हूँ, आ जाओ। चलो बहन, जब वो लिफ्ट दे ही रही है तो हम चलते हैं ना। भैया, वो मुझे लिफ्ट देने की बात कह रही है, हम दोनों को नहीं। ऑटो देखो, हम दोनों ऑटो से घर जाएंगे। तब से हम ऑटो का ही तो वेट कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होकर। एक भी ऑटो उस तरफ से खाली आया क्या, तुम्हें नहीं पता? तुम उसके साथ चली जाओ, मैं कैसे भी आ जाऊंगा। अमृता, तुम्हारे भैया ने कहा ना, चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगी, तुम्हारे भैया जैसे तैसे आ जाएंगे। इस तरह कहने पे अमृता सुहासिनी के स्कूटी पे जाके बैठ जाती है। फिर दोनों बातचीत करते हुए जाने लगती है। इसी तरह दिन निकल रहे थे। एक दिन विक्रम और सुहासिनी दोनों कॉफी पीने जाते हैं। विक्रम, हमारी शादी कब होगी? मेरे भैया रमेश की शादी होगी, उसके बाद। तुम्हारे भैया भी है? तुमने कभी तो बताया नहीं। कभी मौका ही नहीं मिला, इसलिए नहीं बताया। आज पूछा तो बता दिया। वैसे अपने प्यार के बारे में मैंने घर पे बता दिया है। तो उन्होंने क्या कहा? वो मान गए शुहा, पर कहा कि बड़े भाई की शादी से पहले छोटे भाई शादी करेगा तो अच्छा लगेगा क्या। जैसे ही बड़े भैया की शादी होगी हमारी भी शादी हो जाएगी। भैया के लिए वो रिश्ते देख रहे हैं क्या? अभी से नहीं सुहा, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं। असल में वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और अच्छी नौकरी भी नहीं करते हैं, तो लड़की उन्हें पसंद ही नहीं कर रही है, इसीलिए बहुत दिनों से उनकी शादी ही नहीं हो पा रही है। इस तरह से कहने पर सुहासिनी सोचने लगती है। बिल्कुल उसी वक्त बगीचे में पति सुरेंद्र बैठे हुए थे। पीछे से तभी मालती वहाँ आती है।
क्या हुआ जी, आप दुखी क्यों बैठे हैं? अनामिका के बारे में। छोटी पढ़ाई की, नौकरी करके लाख रुपए कमा रही है। अपने लिए योग्य वर भी ढूंढ ली है, कह रही है शादी करवाने के लिए। अगर समाज में थोड़ी इज्जत रखनी हो तो हमारी बड़ी बेटी की शादी करवानी होगी, तभी जाके छोटी की शादी होगी। हमने कितने रिश्ते देखे, क्योंकि वो नहीं कमाती है इसीलिए कोई शादी के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। अब इसमें हमारी कहाँ गलती है? जब इस तरह की बातें हो रही थी उस वक्त अनामिका किसी काम से बगीचे की तरफ जाती है और वो सुन लेती है। वो ये सुनकर रोने लगती है। उधर कॉफी शॉप में बैठा विक्रम खुशी खुशी कहता है, अरे सुहा, तुमने तो अच्छी परिकल्पना दी है। तुम अपने घर में बोलो, मैं अपने घर में बताता हूँ। अगर मेरे भैया और तुम्हारी बहन की शादी हो गई फिर तो हम भी जल्दी शादी कर सकते हैं। इतना कहकर दोनों वहाँ से अपने अपने घर में चले जाते हैं। सुहासिनी अपने माँ पिताजी को और विक्रम अपने माँ पिताजी को बताता है। विक्रम अपने माँ पिताजी के पास जाकर अनामिका के बारे में बताता है। फिर एक तरफ अनामिका का परिवार और दूसरी तरफ शारदा का परिवार खुशी खुशी शुभ मुहूर्त देखकर अनामिका और रमेश के साथ साथ विक्रम और सुहासिनी की भी शादी करवा देते हैं। वहाँ मायके में ये दोनों बहनें थी और यहाँ ससुराल में दो देवरानी हो जाती है, साथ ही साथ अमीर और गरीब बहू हो जाती है। तभी एक दिन दोनों बहुओं को शारदा हॉल में बुलाती है। छोटी बहू सुहासिनी, तुम हर महीने 1,00,000 रुपए कमा के ले आती हो, इसीलिए तुम्हें घर का कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए होगा सीधा मुझे आके कहना, ठीक है? ठीक है माँ जी, आपने जैसा कहा वैसा ही मैं करूँगी। और बड़ी बहू अनामिका, तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, इसीलिए घर का सारा काम, खाना पकाना सब तुम्ही को करना होगा। इसीलिए तुम्हें ध्यान रखना होगा कि सुहासिनी को कोई दिक्कत ना हो। जो उसे चाहिए होगा वही उसे करके दो, और याद रखना अगर इसमें कोई गलती हो गई ना। शारदा के इस तरह से कहने पे अनामिका घबरा जाती है और डरते हुए वो अपनी सासू माँ को देखने लगती है। माँ जी, मुझे फ्रेश जूस चाहिए। ठीक है बहू, तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं अनामिका के हाथों से भिजवाती हूँ। इस तरह कहने पे सुहासिनी वहाँ से चली जाती है। सुना नहीं अनामिका, जाओ, जाकर किचन में बढ़िया से जूस बनाकर ले आओ। ठीक है माँ जी। इतना कहने के बाद अनामिका वहाँ से सीधा किचन में चली जाती है, जूस बनाती है, फिर उसे सुहासिनी के पास लेके जाती है। वहाँ बिस्तर पे बैठ के शारदा और सुहासिनी बातचीत कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। शारदा अनामिका से जूस लेकर सुहासिनी को देती है उसे पीने के लिए। देखकर अनामिका को बहुत बुरा लगता है, वहाँ से वो चली जाती है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे धीरे धीरे सभी भूल गए थे कि अनामिका घर की बड़ी बहू है और वो उसके साथ नौकरानी की तरह बर्ताव करने लगते हैं। उसके बावजूद अनामिका कभी नाराज नहीं हुई। जिसे जिस चीज की जरूरत होती थी, जो काम करने को कहा जाता था, अनामिका बिना कुछ कहे चुपचाप सभी का काम कर दिया करती थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। फिर सर्दियों का मौसम शुरू होता है। सुहासिनी और अनामिका दोनों ही एक साथ गर्भवती होती है। फिर दोनों पूर्ण माह पे आ पहुँचते हैं। अनामिका, इन सर्दियों के मौसम में एक तो तुम पूर्ण गर्भवती, ऊपर से ठीक से घर का काम काज नहीं कर रही हो, इसीलिए खाना पानी कुछ नहीं दूंगी। ठीक से काम करो, समझी? ठीक है माँ जी। सुहासिनी, तुम्हें क्या खाना है बताओ, मैं अभी ले आती हूँ। आप क्यों बाहर से ले आएंगे माँ जी? अनामिका है ना, वो बना देगी। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। बोलो तुम्हें क्या चाहिए सुहा, अनामिका बना के ले आएगी। मुझे लकड़ी के चूल्हे पे पका हुआ बिरयानी और तंदूर लेग पीस चाहिए, मैं वही खाना चाहती हूँ। जाओ अनामिका, सुहा के कहे मुताबिक बना के ले आओ। माँ जी, बाहर बहुत ठंड है, फिर चिकन शॉप में जाके चिकन ले आना होगा, लकड़ी का चूल्हे का बंदोबस्त करना होगा। अभी इस वक्त ये सब तैयारी करना बहुत मुश्किल है माँ जी। ये ठंड वंड के बहाने मत दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि सुहासिनी जो खाने को चाहेगी वो पकाना। इस तरह कहने पे ठंड के मौसम में भी जब बर्फ गिर रहा था, उस हालत में अनामिका चिकन लाने के लिए चिकन शॉप में चली जाती है।
बड़े ही मुश्किलों से चिकन लेके वो घर लौट आती है। फिर घर के बाहर लकड़ी के चूल्हे का पूरा बंदोबस्त करके वहाँ वो चिकन बिरयानी बनाती है। फिर चिकन बिरयानी और लेग पीस लेके वो सुहासिनी के पास जाती है। सुहासिनी अपने बिस्तर पे आराम कर रही होती है। अनामिका के हाथ से प्लेट लेके सासू माँ शारदा सुहासिनी को खिलाने लगती है। देखकर अनामिका को बड़ा दुख होता है। फिर वो पोछा लगाने लगती है। अनामिका को देखकर शारदा और सुहासिनी अनामिका का खूब मजाक उड़ाती हैं और इस तरह गर्भवती बहू अनामिका को उस घर में काम कराया जाता था और सताया जाता था। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।